नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सूचना तकनीकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर जो आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कोरोना काल में कोविड-19 संक्रमण संबंधी अपडेट एवं क्वारंटीन प्रक्रिया हेतु प्रयुक्त की गई एप्लीकेशन का नाम है राज कोविड वर्ल्ड ऐप, ई कोविड ऐप, राज कोविड इन्फो ऐप। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो हमारा सही उत्तर है राज कोविड इन्फो ऐप। इस ऐप के द्वारा जो कोरोना काल था उसमें कोविड-19 से संबंधित अपडेट और क्वारंटीन की प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। डिजिटल सेवा एवीटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटिक टिकट वॉल्ट सिस्टम, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, ऑटोमेटिक टिकट वाइज मशीन, नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। ये जो रेलवे द्वारा उपयोग की जाती है, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। अगला प्रश्न, डिजी लॉकर का सार्थक उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाला, क्योंकि आजकल डिजी लॉकर में सारी सुविधा मिलती है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट आप उनको डिजिटल रूप में रख सकते हो। भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को कम करना, ई दस्तावेजों के उपयोग को कम करना, ई दस्तावेजों की प्रमाणिकता को सुनिश्चित करना, फर्जी दस्तावेजों के उपयोग को कम करना। तो पहला है कि भौतिक दस्तावेज आपको रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये सही है। ई दस्तावेज को कम करना, ये गलत हो जाएगा। प्रमाणिकता सुनिश्चित करना और साथ में फर्जी दस्तावेजों के उपयोग को कम करना, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4। ध्यान रखना डिजी लॉकर के बारे में। आप इसको प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, काफी अच्छा ऐप है। अगला प्रश्न, खुदरा स्थानों पर भुगतान करने के लिए काम में लिया जाता है नेट बैंकिंग, एसओपी, पीओएस या पीएसएस। जैसे कि आप कहीं किराने दुकान पर जाते हैं तो वहाँ एक मशीन देखते होंगे जिसमें एटीएम स्वाइप करने की सुविधा होती है, उसको कहते हैं पीओएस, पॉइंट ऑन सेल। तो पीओएस के द्वारा उसका भुगतान कर सकते हो आप। अगला प्रश्न, राजधारा किस तरह की सेवा है? जीपीएस, जीएसटी, जीआईएस या नन ऑफ दिस। तो ये एक तरह की जीआईएस सेवा यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है राजधारा। राजस्थान सरकार द्वारा स्टार्टअप एवं वेंडर कैपिटलिस्ट के लिए लॉन्च की गई वन स्टॉप सॉल्यूशन का नाम क्या है? राजस्थान स्टार्ट, आई स्टार्ट, मनी स्टार्ट, बिजनेस स्टार्ट। ये बात कर रहे हैं जो स्टार्टअप से संबंधित है, तो इसका नाम है क्या? आई स्टार्ट नाम याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है भी, भारत में आईटी एक्ट कब पास किया गया था? 2000, 2001, 2002, 2004। इंपॉर्टेंट है, याद रखना 2000 में आईटी एक्ट लागू किया गया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम। रुपे कार्ड की विनिर्माता है आरपीसीआई, एनएसडीएल, एनपीसीआई, आरबीआई। आप जब देखते हो जो एटीएम कार्ड होता है उसको हम रुपे कार्ड भी कहते हैं, तो ये एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजस्थान का पूरा नाम क्या है? राजस्थान सैटेलाइट वाइड एरिया नेटवर्क, राजस्थान सैटेलाइट वाइड एरिया नेटवर्क, सॉरी, राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, राजस्थान स्कीम वाइड विद एरिया नेटवर्क, राजस्थान स्टेबल वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका पूरा नाम है राजस्थान का राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, पूरा नाम क्या है इसका। अगला प्रश्न, राजस्थान के रिमोट रूरल एरिया में आईटी एजुकेशन उपलब्ध कराने तो प्रयुक्त प्लेटफॉर्म है आरएमआरएल, आरकेसीएल, आरएमसीएल, एमकेएलएल। तो यह है आरकेसीएल। आपने सुना होगा जब हम आरएसआईटी करते हैं तो वहाँ भी इसको नाम सुनने को मिलता है, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यह है इसके द्वारा जो दूर दराज के इलाके वहाँ पे आईटी एजुकेशन उपलब्ध कराना है। किसानों एवं पशुपालकों के विभिन्न प्रकार की सेवाओं एवं डीबीटी की उपलब्धता हेतु राजस्थान द्वारा ऑपरेटेड पोर्टल है किसान मित्रा, राज किसान साथी, किसान दोस्त, नन ऑफ दिस। तो ये इस ऐप का नाम क्या है? पोर्टल का नाम क्या है? राज किसान साथी ऐप है, जिसके द्वारा किसानों को सुविधा प्रदान की जाती है। राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा संचालित जन सूचना पोर्टल के संबंध में असत्य स्टेटमेंट है, असत्य कथन बताना है। इस पोर्टल को जन सूचना पोर्टल 2019 भी कहा जाता है। इस पोर्टल पर राजस्थान की योजनाओं की जानकारी अपडेट रहती है। इस पोर्टल पर सिटीजन को जानकारी तो एसएसओ आईडी आवश्यक है, नन ऑफ दिस। तो इसका असत्य पूछा है, ये ध्यान रखना में, तो असत्य हो जाएगा। इसमें किसी भी एसएसओ आईडी की जानकारी जरूरत नहीं पड़ती है जन सूचना पोर्टल पर। राजस्थान में से निम्नलिखित में सर पब्लिक वेलफेयर पोर्टल है जन कल्याण पोर्टल, ई मित्रा पोर्टल, ई बाजार पोर्टल, नन ऑफ दिस। तो जो जन कल्याण पोर्टल है वो एक तरह से पब्लिक वेलफेयर पोर्टल है, जन कल्याण पोर्टल। अगला प्रश्न, रेल वायर है एक केबल का ब्रांड नेम, रेलवे स्टेशनों की घेराबंदी, रेलवे विद्युतीकरण, रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा। तो रेल वायर क्या है? एक रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा है। क्यूआर में निम्नलिखित प्रकार के वर्ग, विभिन्न प्रकार के वर्ग होते हैं। पहले दो ऊपर की भुजाओं पर तथा अंतिम नीचे की कौन सी भुजा पे होता है? तो हमें बताना है। तो ये होता है बाई भुजा पे, दो तो ऊपर होता है, जैसे आपने देखा हो क्यूआर कोड, उसमें दो ऊपर और एक नीचे बाई तरफ होता है। क्यूआर कोड में आप देख भी सकते हो। तो ध्यान रखना ये किस ओर होता है? नीचे वाला बाई ओर। अगला प्रश्न,
राज सीएडी क्या है? G2C और B2C सेवा का लाभ उठाने के लिए स्वयं सेवा एटीएम। एक एंड टू एंड ऑटोमेशन सिस्टम जिसमें सभी नियमित वर्कफ्लो और प्रक्रिया शामिल है। एक सरकारी विभाग के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रणाली। तो ये क्या है, ध्यान रखना में, एक एंड टू एंड ऑटोमेशन सिस्टम जिसमें सभी नियमित वर्कफ्लो और प्रक्रिया शामिल है। मोबाइल एप्लीकेशन के किस फीचर से क्यूआर कोड स्कैन किए जाते हैं? माइक्रोफोन, जीपीएस, ब्लूटूथ, कैमरा। तो ध्यान रखना कैमरा के द्वारा क्यूआर कोड को स्कैन किया जाता है। क्यूआर कोड में किस तरह की जानकारी डाली जा सकती है? इमेज, हाइपरलिंक, टेक्स्ट। तो इसमें सभी प्रकार की जानकारी शामिल की जा सकती है। स्मार्ट क्लासरूम में मल्टीमीडिया सिस्टम का घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? व्हाइट बोर्ड, टेक्स्ट बोर्ड, टेक्स्ट बुक, चौक बोर्ड या प्रोजेक्टर। तो इंपॉर्टेंट याद रखना है कि क्लासरूम में किसकी आवश्यकता होती है? प्रोजेक्टर की। अगला प्रश्न, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड का फीचर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इंटरेक्टिव मतलब जो हम आजकल देखते हैं डिजिटल बोर्ड, उसी की बात कर रहे हैं। टैबलेट और स्मार्टफोन जैसे अन्य उपकरणों से इंटीग्रेशन, आवाज पहचानने की सुविधा, टच स्क्रीन क्षमता, डिजिटल तौर पर नोट सेव और शेयर करने की क्षमता। तो इसमें आवाज पहचानने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि नहीं पूछा है तो ये सब सुविधा इसमें उपलब्ध नहीं होती। अगला प्रश्न, कौन सा सरकारी पोर्टल नागरिक को कारोबारों और सरकारी इकाइयों को जानकारी और सेवा देता है? IRS, अमेजॉन, विकिपीडिया, ईबे। तो जो ये है IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये सरकारी जानकारी से संबंधित है। अगला प्रश्न, सरकारी सेवाओं और जानकारी तक पहुंचने के लिए किस प्रकार की वेबसाइट पर जाना चाहिए? ई कॉमर्स वेबसाइट, ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट, सरकारी पोर्टल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो इसके लिए सरकारी पोर्टल पर हमें जाना होता है सरकारी सेवा की जानकारी के लिए। अगला प्रश्न, NAPS स्कीम के अधीन अप्रेंटिस प्रोग्राम के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? जो पोर्टल, सरकारी पोर्टल, स्किल ट्रेनिंग वेबसाइट या NAPS नेशनल अप्रेंटिस प्रोग्राम सिस्टम की बात कर रही है। तो हमें NAPS पोर्टल पर इसके लिए जाना होता है। स्मार्ट क्लासरूम में मल्टीमीडिया कंटेंट को नियंत्रित और प्रतिबंधित कैसे किया जा सकता है? हेड जेस्चर, रिमोट कंट्रोल, वॉइस कमांड या सभी। तो रिमोट कंट्रोल के द्वारा स्मार्ट क्लासरूम में जो मल्टीमीडिया होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। अगला प्रश्न, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए सबसे सही तरीके से साझा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सामान्य फीचर का उपयोग किया जाता है? नहीं किया जाता। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, पढ़ाई वाला कंटेंट उपलब्ध करवाना, प्रोडक्ट और सर्विस को छूट देना, एक्सपर्ट सलाह का एक्सेस प्रदान करना, उपयोगकर्ता को अपने अनुभव और जानकारी साझा करने की अनुमति देना। तो इसमें प्रोडक्ट और सर्विस पर छूट देना शामिल नहीं होता है। मोबाइल एप्लीकेशन साझा करने से संबंधित की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न, स्मार्ट क्लासरूम में निम्न में से कौन सा टिपिकल मल्टीमीडिया सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है? मतलब स्मार्ट क्लास का घटक नहीं है? स्पीकर, प्रिंटर, माइक्रोफोन, प्रोजेक्टर। तो जो प्रिंटर इसकी वैसे आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती इतनी, बाकी स्पीकर, माइक्रोफोन और प्रोजेक्टर की आवश्यकता इसमें होती है। स्मार्ट क्लासरूम और मल्टीमीडिया सिस्टम लागू करने में से सामान्यतः कौन सी चुनौती नहीं आती है? तकनीकी और रखरखाव की समस्या, मल्टीमीडिया सामग्री का सीमित एक्सेस, शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव या उच्च शुरुआती लागत। तो मल्टीमीडिया सामग्री का सीमित एक्सेस इस चुनौती में शामिल नहीं होता है, बाकी सारी इस चुनौती में शामिल किया जाता है। स्मार्ट क्लासरूम में ऑडियो सिस्टम इंटीग्रेट करने का क्या उद्देश्य है? ऐलान करना, ब्रेक के दौरान संगीत बजाना, शिक्षा सामग्री की पहुंच को बढ़ाना। ये सभी तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सभी, इसमें हम सारे काम कर सकते हैं। अगला प्रश्न, स्मार्ट क्लासरूम में आमतौर पर किस फीचर का उपयोग होता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड, पारंपरिक ब्लैक बोर्ड, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक। तो इसमें इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड का उपयोग किया जाता है किसमें? स्मार्ट क्लासरूम। नीचे दिए गए कोटों की सहायता से AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में कथनों को पहचान करना है। यंत्राधिगम AI का एक उप समूह है। पर्यवेक्षित अधिगम में चिन्हित निवेशित डेटा के बिना कंप्यूटर सिस्टम को प्रशिक्षित किया जाता है। मशीन ने जांच और भूल के माध्यम से सीखती है और उन्हें प्रबलन अधिगम के दौरान प्रतिफल मिलता है। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सही की बात कर रहे हैं, A और C। तो सही उत्तर कौन सा होगा? A एंड C। इसमें जो B है वो गलत दे रखा है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बेंगलोर, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। तो सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? बेंगलोर में, क्योंकि सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी संबंधित काम वहीं होते हैं। द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है मार्क जुकरबर्ग, जॉन मैकार्टी, एलन न्यूवेल, एलन ट्यूरिंग। तो जो जॉन मैकार्टी है इनको फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पिता। खालिस्तान एक उच्च बैंडविड्थ वीडियो सिग्नल के प्रारूप को कम गुणवत्ता वाले संकीर्ण बैंडविड्थ सिग्नल में बदलता है। क्रम संख्या, टाइम स्टैम्प, ट्रांसलेटर सेगमेंट। तो जो ट्रांसलेटर है वो क्या करता है? उच्च बैंडविड्थ के जो सिग्नल होते हैं उनको संकीर्ण बैंडविड्थ सिग्नल में बदलता है। अगला प्रश्न, वास्तविक समय रियल टाइम यातायात के लिए बफर आवश्यक है? पुनर्व्यवस्था, प्लेबैक, छटाई, प्रसारण। तो रियल टाइम जो यातायात होता है उसके लिए प्लेबैक बफर होता है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न, वास्तविक समय रियल टाइम यातायात के लिए बफर आवश्यक है? पुनर्व्यवस्था, प्लेबैक, छटाई, प्रसारण। तो रियल टाइम जो यातायात होता है उसके लिए प्लेबैक बफर होता है, उसकी आवश्यकता पड़ती है।
खालिस्तान ऑडियो वीडियो संपीड़ित ऑडियो वीडियो फाइलों के लिए ऑन डिमांड अनुरोधों को संदर्भित करता है। स्ट्रीमिंग, स्टोर्ड, स्ट्रीमिंग लाइव, इंटरेक्टिव, मिक्सिंग। तो ऑन डिमांड जो भी हमें चाहिए वो स्ट्रीमिंग स्टोरेज के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जो पहले से चीजें स्टोर्ड है उनके द्वारा ऑन डिमांड हम अनुरोध के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। विजुअल बेसिक में कौन सी प्रॉपर्टी ये निर्धारित करती है कि उपयोगकर्ता को कंट्रोल प्रदर्शित किया जाता है या नहीं है। शो डिस्प्ले विजिबल इनेबल्ड। तो जो विजिबल है वो ये बताता है कि हमें जो सामग्री उसको दिखाना है या नहीं दिखाना है। विभिन्न प्रकार के डिवाइसेज, मशीनों, सेंसरों को इंटरनेट द्वारा जोड़कर ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स को वही डाटा को ऑनलाइन स्टोर के पास है वह उपलब्ध कराने की अनुमति निम्नलिखित तकनीक से के तहत आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको हम बोलते हैं IoT। तो ये है, ध्यान रखना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऐसी सुविधा जो उपभोक्ताओं को वो वस्तु जो वो खरीदना चाहते हैं उनको ऑनलाइन खरीदने वह उनके वस्तु को भौतिक स्टोर से ले जाने की अनुमति देता है ताकि वे ई-कॉमर्स की सुविधा भौतिक खुदरा दुकानों के लाभों को पा सके। वह है क्लिक एंड सेंड, क्लिक एंड परचेस, क्लिक एंड रिजर्व, क्लिक एंड कलेक्ट। तो ये है क्लिक एंड कलेक्ट। अगला प्रश्न, ऐसी तकनीक जो ईटो पत्थर खुदरा स्टोर को अपने ग्राहकों के स्मार्टफोन पर सीधे संदेश भेजने की अनुमति देता है वह है बीकन, बिटकॉइन, बिजनेस CRM, बिग डाटा। तो जो बीकन एक तकनीक है जिसके द्वारा ग्राहकों को स्मार्टफोन पर सीधे संदेश भेजने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न, कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमोजी का परिचय अपने मोबाइल डिवाइस में कराया था तो वह है, तो यह है एप्पल कंपनी। सैमसंग, नोकिया, मोटोरोला नहीं है। कौन सी जो इमोजी हम देखते हैं आजकल बहुत सारी इमोजीज काम लेते हैं ना अपन, जैसे स्माइली होती है वो, तो वो एप्पल के द्वारा सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था। तो ये थे हमारे सूचना तकनीकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।